Hello, my dear students. My name is Ankit Sharma and I welcome you all to the Prime Skills. ये हमारा यूनिट 2 का 7th लेक्चर है और इस 7th लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फॉर्म्स ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन में टेक्निकल प्रपोजल्स। इससे पहले हम काफ़ी सारे लेक्चर्स में 6 लेक्चर्स में अपने यूनिट 2 के काफ़ी सारे टॉपिक्स जो है वो कवर कर चुके हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। हम टेक्निकल रिपोर्ट्स के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, थीसिस एंड प्रोजेक्ट राइटिंग के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, सिनॉप्सिस राइटिंग के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। इसके अलावा 7 C's ऑफ इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग के बारे में हमारा डिस्कशन हो चुका है, सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस पेपर, रिसर्च पेपर, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन हो चुका है। सीवी और रिज्यूमे राइटिंग के बारे में भी डिस्कशन हमारा हो चुका है। तो ये हमारा टेक्निकल प्रपोजल जो है ये 7th लेक्चर है और इसके बाद एक लेक्चर और होगा जो कि हमारा एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर होगा थीम क्लैरिटी एनालिसिस एंड फाइंडिंग के ऊपर। तो इस तरीके से यूनिट 2 में टोटल 8 लेक्चर्स होंगे। तो अगर आप यूनिट 2 को प्रॉपर्ली कंप्लीट करना चाहते हैं तो 8 लेक्चर्स आप जरूर देखिए। तो चलिए आगे बढ़, आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन हमारा है टेक्निकल प्रपोजल्स के ऊपर। ठीक है, इससे पहले कि हम टेक्निकल प्रपोजल को डिस्कस करें, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे कि आने वाले टाइम में आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें जो भी वीडियोस मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा। ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टेक्निकल प्रपोजल्स आखिर होते क्या है। A proposal is a systematic, factual, formal and persuasive description of a course of action or set of recommendations or suggestion. एक प्रपोजल जो है वो एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट होता है, एक फैक्चुअल यानी फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन होती है, फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन होता है और परसुएसिव डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है, सामने वाले व्यक्ति को परसुएड करने के लिए एक आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं ऑफ अ कोर्स ऑफ एक्शन जो कि काम आप करने वाले हैं और सेट ऑफ रिकमेंडेशन और सजेशन। तो बेसिकली प्रपोजल एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसका मेन पर्पस जो होता है वो सामने वाले को परसुएड करना है आपके एक्शन या फिर आपके सेट ऑफ रिकमेंडेशन या आपके सजेशंस को एक्सेप्ट करने के लिए, राइट। डेल कार्नेगी जो कि एक बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकिंग कोच रहे हैं, वो कहते हैं देयर इज ओनली वन वे टू गेट एनीबॉडी टू डू एनीथिंग एंड दैट इज बाय मेकिंग द अदर पर्सन वांट टू डू इट। अगर आप किसी सामने वाले व्यक्ति से कोई काम कराना चाहते हैं तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आप उसके अंदर एक ऐसी भावना पैदा कर दें कि वो खुद से ही वो काम करे। अगर आप उसको फोर्स करने की कोशिश करेंगे तो आप कभी फोर्स करके किसी दूसरे व्यक्ति से काम नहीं करा सकते। तो टेक्निकल प्रपोजल एक ऐसा तरीका है जो आपको एक ऐसी आर्ट सिखाता है कि आप सामने वाले व्यक्ति से अपना काम उसी के हिसाब से कैसे करा सकते हैं या फिर उसी की मर्जी से कैसे करा सकते हैं। ठीक है, सो हम यहाँ पे टेक्निकल प्रपोजल्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अ प्रपोजल इज अ मेथड ऑफ परसुएडिंग पीपल टू एग्री टू द राइटर्स व्यू और एक्सेप्ट हिज सजेशन। प्रपोजल जो होता है वो लोगों को परसुएड करने का एक मेथड होता है टू एग्री विद राइटर्स व्यू और एक्सेप्ट हिज सजेशन, जो कि राइटर के सजेशन को और राइटर की व्यू को एक्सेप्ट कर सकें। It is a systematic, factual, formal and persuasive description of a course of action or set of recommendations or suggestion. ये definition हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। It is written for a specific audience to meet a specific need. ये कुछ specific लोगों के लिए ही लिखा जाता है और कुछ specific purposes को meet करने के लिए ही लिखा जाता है। As the main objective of a proposal is to persuade the reader to accept the proposed course of action, it explains and justifies what it proposes. यानी इस proposal के अंदर या इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो मेजर आपका प्रीमाइज होता है वो केवल एक प्रपोजल होता है कि क्या आप प्रपोज करना चाहते हैं। आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रपोज कर रहे हैं या फिर आप कोई एक नया प्रोडक्ट प्रपोज कर रहे हैं, तो जो भी आप प्रपोज कर रहे हैं वही इसकी मेन बॉडी होता है। इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स, मैनेजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स हैव टू राइट प्रपोजल्स इन ऑर्डर टू इनिशिएट न्यू प्रोजेक्ट, provide fresh ideas, solve problems और reinforce and prompt innovative strategies. आप चाहे इंजीनियर हो, आप एक साइंटिस्ट हो, रिसर्चर हो, बिजनेस एग्जीक्यूटिव हो, मैनेजर हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो या फिर आप एक नॉर्मल लाइफ भी जी रहे हो, उस सिचुएशन में भी आपको प्रपोजल्स लिखने पड़ते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं या तो आप एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं या फिर आपके पास एक नया आइडिया है जिसको आप इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं या फिर आप किसी को ऑफर कर सकते हैं कि आप उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं या फिर कोई भी आइडिया हो सकता है। किसी भी काम को कराने के लिए आपको जनरली एक प्रपोजल लिखना होता है, वो प्रपोजल ही आपका टेक्निकल प्रपोजल कहलाता है।
A proposal is an offer by one party to provide a product or service to another party in exchange for money. ये सबसे सिंपल डेफिनेशन है कि जब एक पार्टी दूसरे पार्टी को कोई सर्विस या प्रोडक्ट प्रोवाइड कराना चाहती है इन रिटर्न ऑफ मनी, दैट इज कॉल्ड अ प्रपोजल। वो ऑफर जो होता है वो प्रपोजल कहलाता है। It is usually a sales presentation seeking to persuade the reader to accept the written plan for accomplishing a task. इसको आप एक सेल्स प्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं जो आपके ऑडियंस या फिर आपके रीडर जो हैं उनको परसुएड करने के लिए होती है so that they can accept your proposal for accomplishing or doing a task. Proposal may be written to people within an organization, to an outside company or to the government. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोगों के लिए भी लिखा जा सकता है प्रपोजल, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर के लोगों के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी लिखा जा सकता है। अब जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको। कंसल्टेंट जो होते हैं वो कंपनी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए प्रपोजल्स लिखते हैं। बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट से कंस्ट्रक्शन की टेंडर्स लेने के लिए प्रपोजल्स लिखते हैं। इसी तरीके से एडवर्टीजमेंट एजेंसीज जो होती हैं वो अब किसी प्रोडक्ट को पब्लिसाइज करने के लिए प्रपोजल्स लिखते हैं। और कंस्ट्रक्शन कंपनीज जो होती हैं वो गवर्नमेंट को बेसिकली कहीं पे कोई ब्रिज या कोई बिल्डिंग बनाना हो तो उसके कॉन्ट्रैक्ट को गेन करने के लिए, उसके कॉन्ट्रैक्ट को अचीव करने के लिए वो प्रपोजल्स लिखते हैं। तो सबके प्रपोजल्स के लिखने का मेथड और सबके प्रपोजल्स के लिखने का जो रीजन है वो डिफरेंट हो सकता है, बट टेक्निकल प्रपोजल्स की ओवरऑल स्ट्रक्चर जो होती है वो जनरली सेम होती है। दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। So proposals are written orders to solve the technical problems or to undertake a project or practical or the theoretical nature. ये सारी आपको डिफरेंट डेफिनेशंस जो प्रपोजल की दी गई हैं वो इसलिए है कि जिस इंफॉर्मेशन के साथ भी आप कंफर्टेबल हो आप वो इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं और आप अपने एग्जाम में आप इसको अच्छे तरीके से लिख सकते हैं और साथ में आप इसको रिकॉल भी कर सकते हैं इजीली। पर्पस ऑफ टेक्निकल प्रपोजल। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हम टेक्निकल प्रपोजल जनरली क्यों लिखते हैं। वैसे तो हम डिस्कशन में क्लियर कर चुके हैं बट यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। प्रपोजल इन जनरल एम टू, प्रपोजल का जनरली एम क्या होता है? नंबर 1, सॉल्व अ प्रॉब्लम, या तो आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए प्रपोजल दे रहे हैं। नंबर 2, ऑल्टर अ प्रोसीजर, जो प्रोसीजर पहले से चल रहा है अगर आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव या कोई एफिशिएंट प्रोसीजर है तो आप उसको ऑल्टर करा सकते हैं, उसके ऑल्टर करने का प्रपोजल दे सकते हैं। नंबर 3, फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चंस, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के या किसी इंस्टीट्यूशन के कोई क्वेश्चंस हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपके पास उनके आंसर्स हैं तो उन आंसर्स को आप प्रोवाइड करने के लिए प्रपोजल दे सकते हैं। ऑफर एडवाइस एंड ट्रेनिंग, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉइज हैं, जो पर्सनल हैं, उनको आप ट्रेनिंग देने के लिए ऑफर दे सकते हैं। कंडक्ट रिसर्च ऑन अ टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट टू बोथ पार्टीज, आप जनरली रिसर्च प्रपोजल्स दे सकते हैं जहां पे आपके पास एक रिसर्च करने का आइडिया हो और उस आइडिया के ऊपर आप रिसर्च करके आप अपने देश को या फिर आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट करें और खुद को भी बेनिफिट करें। तो वहां पे सामने वाले व्यक्ति को जब आप प्रपोजल देंगे तो वो व्यक्ति जो है आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा और आप दोनों की एक कोलैबोरेटिव रिसर्च वहां पे कंडक्ट हो पाएगी, राइट। सो देयर कैन बी मल्टीपल पर्पस फॉर अ टेक्निकल प्रपोजल, डिपेंड करता है कि आप कौन से पर्पस के लिए टेक्निकल प्रपोजल लिख रहे हैं। प्रपोजल्स हैव वेरिड पर्पसेस विद अ वाइड और नैरो स्कोप। प्रपोजल्स का जो पर्पस है वो वाइड स्कोप में भी हो सकते हैं, नैरो स्कोप में भी हो सकते हैं। फॉलोइंग आर अ फ्यू एग्जांपल टू इलस्ट्रेट द डाइवर्स पर्पसेस ऑफ प्रपोजल। यहाँ पे कुछ और आपको प्रपोजल्स के पर्पसेस यहाँ पे दिए गए हैं, ये एग्जांपल्स की फॉर्म में आपको यहाँ पे दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल, टू कंस्ट्रक्ट पार्किंग स्लॉट्स, बिल्डिंग, ब्रिजेस, हाईवेज। जब किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को कंस्ट्रक्ट करने होते हैं पार्किंग स्लॉट्स, बिल्डिंग, ब्रिजेस या हाईवेज तो वो गवर्नमेंट को प्रपोजल्स लिखते हैं। इसी तरीके से टू सेल प्रॉपर्टी सच एज बिल्डिंग्स, मशीन्स एंड एयरप्लेन्स, अगर आप कोई बड़ी चीज सेल आउट करना चाहते हैं पब्लिक डोमेन में तो उसके लिए आपको एक इन्फॉर्मेशन जो है, एक प्रपोजल जो है वो आपको न्यूज़पेपर में निकालना पड़ता है। टू सर्वे एरियाज ऑफ पॉसिबल वाटर रिसोर्सेज, एग्जाम्पल हो सकता है टू प्लान एंड कंस्ट्रक्ट एयरपोर्ट बैगेज कन्वेयर सिस्टम्स, to modernize the office procedures of a company, to train international managers for work in foreign countries. So there can be different methods or different purposes of the proposals. Now comes the importance of technical proposal. Submitting a proposal is usually the first step in going ahead with a new project. अगर आप कोई भी न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करना चाहते हैं या किसी भी न्यू प्रोजेक्ट को प्रोक्यूर करना चाहते हैं, then proposal is the very first step. जब तक आप प्रपोजल नहीं देंगे आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। The proposal may be accepted or rejected depending upon how efficiently it responds to the need of situation or problem or the institutions or company for whom the proposal is prepared. अगर आपका प्रपोजल
किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी प्रॉब्लम को प्रॉपर तरीके से कैटर नहीं करता है या प्रॉपर उसी की डेफिनेशन से मैच नहीं करता है, देन योर प्रपोजल कैन बी रिजेक्टेड। इसीलिए एक अच्छा प्रपोजल लिखना बहुत जरूरी होता है जिससे कि वो एक्सेप्ट हो पाए। Proposals review and improve existing products and services to meet the ever-increasing and complex requirement of today's highly competitive business environment. आपके जो proposals होते हैं वो आज के competitive edge में existing products या existing services जो होती हैं उनको analyze करते हैं, उनको review करते हैं और उनमें उनके जो लूप होल्स होते हैं उनको फाइंड आउट करके उनको इम्प्रूव करने का जो है प्रपोजल देते हैं, उनको ऑफर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में किसी ऐसी टेक्नोलॉजी पे वर्क हो रहा है जो ऑब्सोलीट हो चुकी है, तो मैं आपकी कंपनी को प्रपोजल दे सकता हूँ कि आई कैन हेल्प यू इन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फॉर दिस अमाउंट या फॉर दिस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, राइट। सो डिपेंड करता है कि किस तरह का प्रोडक्ट या किस तरह की सर्विसेज आप यूटिलाइज कर रहे हैं इस समय, और क्या मेरे पास उनको अपग्रेड करने का या उनमें हेल्प करने का कोई तरीका है, और अगर है तो मैं आपको प्रपोजल दे सकता हूँ। ठीक है। They aim at providing new and sound ideas to accelerate and advancement of society. हमारी सोसाइटी को एक्सेलरेट करने के लिए और एडवांसमेंट करने के लिए उसमें नए और इनोवेटिव आइडियाज इंप्लीमेंट करने का काम जो करते हैं वो टेक्निकल प्रपोजल करते हैं। Proposals like reports are valuable records of information in an organization. जो proposals होते हैं वो बेसिकली आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने का भी एक बेसिकली सिंपल तरीका होते हैं। They act as an index of the company's growth and progress. कंपनी की ग्रोथ और प्रोग्रेस का इंडेक्स भी होते हैं टेक्निकल प्रपोजल। जो कंपनी जितने ज्यादा प्रपोजल्स फाइल करती है या जितने प्रपोजल्स एक्सेप्ट करती है, उस कंपनी की ग्रोथ उतनी ही ज्यादा मानी जाती है। सक्सेसफुल प्रपोजल्स गिव फाइनेंशियल रिटर्न्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। और जो सक्सेसफुल प्रपोजल हैं, जितने भी प्रपोजल सक्सेसफुल होंगे, ऑब्वियस सी बात है उनके बदले में आपको फाइनेंशियल रिटर्न्स जरूर मिलेंगे। They help promote various research activities that are vital for the individual, organization and government. जो भी प्रपोजल्स होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, वो रिसर्च एक्टिविटीज कंडक्ट कराते हैं, और ऐसी रिसर्च एक्टिविटीज एक इंडिविजुअल के लिए या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए और गवर्नमेंट के लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। Proposals attempt to win contract for the company undertaking the project. अगर कोई कंपनी है जो कंसल्टेंसी सर्विसेज है, जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज होगा या फिर और भी कोई कंसल्टेंट कंपनी है, ये सारी कंसल्टेंट कंपनीज हमेशा प्रपोजल्स के ऊपर ही फुल्ली डिपेंडेंट होते हैं। अगर उनके प्रपोजल्स अच्छी क्वालिटी के ना हो तो उनको कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिलेंगे, और कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिलेंगे तो कंपनी अर्न कहाँ से करेगी, राइट। तो इसीलिए प्रपोजल्स लिखना आना एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, कैरेक्टरिस्टिक है एक अच्छे इंजीनियर की। Proposal writing develops certain favorable and useful skills such as communicative, persuasive and organizational skills. अगर आपको proposal writing करना आता है, proposal लिखना आता है, तो आप अपने communication, अपने persuasion और organization skills को represent करते हैं। It also enhances the power of estimation, judgment and discrimination in the writer. और ये 3 specific powers जो होती हैं, estimate करने की power, judgment लेने की power और discriminate करने की power एक author की जो होती है, वो टेक्निकल प्रपोजल से काफी हद तक इंप्रूव होती है। टेक्निकल प्रपोजल्स को 4 तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला क्लासिफिकेशन जो होता है वो होता है सेल्स एंड रिसर्च प्रपोजल्स का। दूसरा क्लासिफिकेशन होता है फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल प्रपोजल्स का। तीसरा क्लासिफिकेशन जो होता है वो कहलाता है सॉलिसिटेड और अनसॉलिसिटेड प्रपोजल्स। और चौथा जो क्लासिफिकेशन होता है, फोर्थ क्लासिफिकेशन, वो होता है आपका इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रपोजल्स। तो आइए एक एक करके हम इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्स प्रपोजल्स एंड रिसर्च प्रपोजल्स की। तो जो आपके सेल्स प्रपोजल्स होते हैं, सेल्स प्रपोजल्स आर ऑल्सो नोन एज बिजनेस प्रपोजल्स। सेल्स प्रपोजल्स को बिजनेस प्रपोजल्स भी बोला जाता है। दे आर सेंट आउटसाइड द कंपनी टू पोटेंशियल क्लाइंट्स और कस्टमर्स। जो भी आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स से कस्टमर्स होते हैं, आप उनको सेंड करते हैं। सेल्स प्रपोजल्स रेयरली डुप्लीकेट वन अनदर इन ईदर स्ट्रक्चर और स्टाइल। सेल्स प्रपोजल हमेशा डिफरेंट होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन को सेल्स प्रपोजल भेज रहे हैं, तो वो जनरली बिल्कुल डिफरेंट ही होते हैं, कभी भी एक दूसरे को डुप्लीकेट नहीं करते। In fact, they often take quite different and creative directions like successful advertisements. वो बिल्कुल एडवर्टीजमेंट, जैसे कि एक एडवर्टीजमेंट दूसरे एडवर्टीजमेंट से बिल्कुल डिफरेंट होता है, बिल्कुल इसी तरीके से सेल्स प्रपोजल्स भी आपके जनरली यूनिक होते हैं।
Research proposals are usually academic in nature and mostly solicited. Solicited का मतलब होता है जब किसी की डिमांड की जाती है या किसी चीज को रिक्वेस्ट किया जाता है। तो रिसर्च प्रपोजल्स जनरली रिक्वेस्ट किए जाते हैं पब्लिक डोमेन में, उनके न्यूज़पेपर में बकायदा आर्टिकल्स निकलते हैं, दे आर इनवाइटेड। सो सॉलिसिटेड का मतलब है इनवाइटेड। तो रिसर्च प्रपोजल्स एकेडमिक नेचर के होते हैं और वो जनरली इनवाइट किए जाते हैं। Professors or the institutions for which they work may submit a proposal to obtain a grant in response to a request or announcement from the government or agency. Generally जो institutions होते हैं उनके professors या फिर institutions में जो भी आपके assistant professor या associate professors जो होते हैं वो grant के लिए apply करते हैं institution के लिए, अपने रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए ग्रांट के लिए अप्लाई करते हैं। तो उस ग्रांट को अप्लाई करने के लिए उनको एक रिसर्च प्रपोजल बना के देना होता है। Whatever the research project, the basic content does not vary. चाहे रिसर्च प्रोजेक्ट कुछ भी हो, आपका जो रिसर्च प्रपोजल का जो कंटेंट है वो जनरली या स्ट्रक्चर जो है वो जनरली सेम ही रहता है। अब आते हैं सॉलिसिटेड एंड अनसॉलिसिटेड प्रपोजल। सॉलिसिटेड प्रपोजल वो प्रपोजल होते हैं विच आर इनवाइटेड और रिक्वेस्टेड बाय अ गवर्नमेंट फर्म और अनदर ऑर्गेनाइजेशन। जनरली गवर्नमेंट जो होती है वो रिसर्च प्रपोजल्स को इनवाइट करती है रिसर्च को एक्सेलरेट करने के लिए, रिसर्च को एडवांस करने के लिए कंट्री में। इसी तरीके से कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं जो कि रिसर्च को प्रमोट करने का काम करते हैं। A solicited proposal is written in response to a specific request from a client. Generally ये जो request होती है वो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट की फॉर्म में आती है या फिर आपके प्रपोजल्स की फॉर्म में आती है और वहाँ पे फिर उनके रिस्पॉन्स में आप एक रिसर्च प्रपोजल जो है वो डालते हैं जिससे कि आपको ग्रांट मिल सके या फिर आप उसके लिए सेलेक्ट हो सकें। They specify their requirement and mention their condition. जब भी वो एडवर्टीजमेंट टाइप आते हैं तो उसमें कंडीशंस और रिक्वायरमेंट जो है दी जाती हैं। अगर आप उनको फुलफिल करते हैं then your proposal can be selected. Many companies, government agencies, institutions and consultancy organizations solicit proposals for their project. As they want the best people to take their project, they may make the request for proposal open to increase competition. Generally जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रपोजल्स की रिक्वेस्ट डालने की मतलब एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं जिससे कि उनके पास एक ऑप्शन हो कि वो बेस्ट कैंडिडेट को चूज कर सकें। अगर कोई एडवर्टीजमेंट निकला कि भाई आप इसके लिए एक क्या कहते हैं एक ग्रांट है, इसके लिए आप रिसर्च प्रपोजल सबमिट कीजिए, और अगर केवल एक या दो लोग उसको सबमिट करेंगे तो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के पास कंपटीशन नहीं होगा। लेकिन अगर 1000 लोग उसको अप्लाई करेंगे तो कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन के पास एक ऑल्टरनेटिव होगा, एक अपॉर्चुनिटी होगी कि वो बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट कर सके, राइट? तो इसीलिए जनरली प्रपोजल्स के बीच में अच्छा खासा कंपटीशन होता है। While preparing a solicited proposal, the company should remember that in all likelihood it will have many competitors bidding for the contract. जनरली यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी है कि जब आप किसी भी प्रपोजल के लिए कोई भी प्रपोजल आप डाल रहे हैं तो वहाँ पे बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आपके होंगे, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से अपने प्रपोजल को जनरली वहाँ पे बनाना होता है। ठीक है, सॉलिसिटेड प्रपोजल्स में अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो देयर आर सर्टेन पॉइंट्स। नंबर 1, प्रेजेंट एक्सीलेंट रीजंस टू द सॉलिसिटर टू फॉलो इट्स रिकमेंडेशंस। जो सॉलिसिटेड प्रपोजल्स हैं उनमें अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको कंसीडर करनी चाहिए। प्रेजेंट एक्सीलेंट रीजंस टू द सॉलिसिटर टू फॉलो इट्स रिकमेंडेशंस। आप एक्सीलेंट रीजंस उसमें देने की कोशिश कीजिए कि जो भी आपका सॉलिसिटर है वो आपकी प्रपोजल को अच्छे तरीके से समझ पाए। ट्राई टू ओवरकम द रेजिस्टेंस फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर्स। जितने भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ आप compete कर रहे हैं तो आपका जो है रेजिस्टेंस को ओवरकम करने का एक बहुत ही जो इफेक्टिव प्रोसेस होना चाहिए। हैव स्ट्रॉन्गर एंड मोर पावरफुल आर्ग्यूमेंट्स देन दोज ऑफ द अदर्स। आपके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, पावरफुल होने चाहिए। Meticulously follow the proposal requirement of the solicitor regarding the problem, the required solution, specific work to be done or equipment to be installed, format to be proposal, deadline, etc. इसका मतलब जो भी आपकी रिक्वायरमेंट सॉलिसिटर ने दी है वो रिक्वायरमेंट्स आपका प्रपोजल जरूर फॉलो करता हो या जरूर उनको कैटर करता हो। अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट को ही फॉलो नहीं करेंगे या फिर अगर उनके आप रिक्वायरमेंट को ही आंसर नहीं करेंगे तो आपके प्रपोजल के सिलेक्शन के चांसेस बहुत ही ब्लीक हो जाते हैं। Right? Number 2 is unsolicited proposals. In contrast, unsolicited proposals are written without any request for a proposal. जब आपको कोई रिक्वेस्ट नहीं आई है लेकिन तब भी आप एक प्रपोजल डाल रहे हैं
तो वो जो प्रपोजल होता है वो आपका कहलाता है अनसॉलिसिटेड प्रपोजल। इस तरह के प्रपोजल जनरली तब अराइज होते हैं जब आपकी नीड अराइज होती है। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सामने वाली कंपनी को काफी ज्यादा बेनिफिट दे सकता है। उस सिचुएशन में आप एक अनसॉलिसिटेड टाइप का प्रपोजल जो है वो कंपनी को दे सकते हैं। उनको नहीं पता कि उनको आपका प्रोडक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन आपको पता है कि आपका प्रोडक्ट उनके लिए काफी एफिशिएंट साबित हो सकता है। उस सिचुएशन में आप अनसॉलिसिटेड टाइप के प्रपोजल्स डाल सकते हैं। As they intend to propose solutions or recommendations, they are based on an objective assessment of the situation or condition by an individual or a firm. जब भी कभी आप एक अनसॉलिसिटेड टाइप का प्रपोजल डालते हैं, उस सिचुएशन में आपको एक प्रॉब्लम को एनालाइज करके दिखाना होता है, एक केस स्टडी की फॉर्म में दिखाना होता है, जिससे कि आपका जो टारगेट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी अपनी प्रॉब्लम को उसके साथ रिलेट कर सके और आपके प्रपोजल को अच्छे तरीके से समझ पाए। क्योंकि जब किसी की नीड नहीं होती और उनको नहीं पता होता कि हमें नीड है या नहीं, तो उनको समझाने के लिए आपको एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में समझाना होता है, जिससे कि वो आपके प्रपोजल को सीरियसली ले सकें, राइट? For example, a person noticing a problem in his organization and wanting to offer his ideas on how to handle it may submit an unsolicited proposal. Self-initiated research and business project usually involve unsolicited proposal. जो आपके self-initiated यानी खुद से अगर आपने कोई रिसर्च स्टार्ट की है या कोई बिजनेस प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, तो उसके लिए आपका जो है unsolicited proposals जो होते हैं वो बेस्ट होते हैं. Similarly, when a company prepares an unsolicited proposal, it needs to convince the reader that it understands the receiver's problem and that it is qualified to solve the problem successfully. अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना प्रपोजल प्रिपेयर कर रहे हैं अनसॉलिसिटेड टाइप का, तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। नंबर 1, आपका प्रपोजल ये चीज बिल्कुल क्लैरिफाई कर दे कि आप रिसीवर की प्रॉब्लम जो है वो अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। एंड नंबर 2, वो उसको आपके ऊपर विश्वास भी होना चाहिए कि आप इतने क्वालिफाइड हैं कि आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की, तो वो काफी हद तक आपके ऊपर रिलाई करने लगता है, आपके ऊपर विश्वास करने लगता है। और अगर वो विश्वास टूटता है या फिर अगर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जो है आप इनकम्पिटेंट होते हैं, तो वहां पे फिर कंपनी को काफी लॉस भी होता है, टाइम का लॉस भी होता है, और एक मतलब ये समझ लीजिए कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं हो पाती। तो इस तरीके से ये दो चीजें आपको बहुत जरूरी है दिखानी। पहली चीज कि आप प्रॉब्लम को समझते हैं, और दूसरी चीज आप कॉम्पिटेंट हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। नाउ कम्स द थर्ड कैटेगरी, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल प्रपोजल्स। इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यहाँ पे हम नॉन फॉर्मल की बात करेंगे। नॉन फॉर्मल प्रपोजल्स क्या होते हैं? प्रपोजल्स कैन बी फॉर्मल और नॉन फॉर्मल डिपेंडिंग अपॉन देयर कंटेंट एंड फॉर्मेट. A non-formal proposal is a brief description of suggestions, recommendations that are introductory in nature. Non-formal proposal में आप कुछ suggestions, recommendations देते हैं, इसके अलावा कुछ ज़्यादा नहीं होता. It is usually written to initiate small projects that do not require elaborate description and discussion. यहाँ पे बहुत ज़्यादा elaboration या discussion जो है वो नहीं होता है प्रॉब्लम के बारे में. नॉन फॉर्मल प्रपोजल्स आर यूजुअली शॉर्ट. ये जो फॉर्मल नॉन फॉर्मल टाइप के जो प्रपोजल्स होते हैं वो काफी छोटे होते हैं साइज में. एज द कंटेंट इज जनरली इनसफिशिएंट फॉर द फॉर्मल प्रपोजल, अ नॉन फॉर्मल प्रपोजल में इन्वॉल्व द यूज ऑफ प्रिंटेड फॉर्म्स, लेटर फॉर्मेट्स और मेमो फॉर्मेट्स. क्योंकि इसमें कंटेंट का काफी ज्यादा एलैबोरेशन नहीं होता है, तो यहाँ पे आप कुछ एडिशनल सब्सटेंसेस यूज कर सकते हैं, जैसे कि प्रिंटेड फॉर्म्स, लेटर फॉर्मेट्स या फिर मेमो फॉर्मेट्स. फिर आते हैं आपके फॉर्मल प्रपोजल्स. फॉर्मल प्रपोजल्स ऑन द अदर हैंड आर कंपैरेटिवली लॉन्गर. ये काफी लंबे होते हैं, काफी लेंथ होती है इनकी. दे आर यूजुअली रिटन टू इनिशिएट बिग प्रोजेक्ट्स एंड रिक्वायर एलैबोरेट डिस्क्रिप्शन एंड डिस्कशन. मान लीजिए आपको एक ओवर ब्रिज बनाना है 5 किलोमीटर का, या फिर आपको एक हाईवे बनाना है अराउंड 15 किलोमीटर्स का. तो जब आप इस तरह के प्रपोजल्स लिखते हैं, तो ऐसे प्रपोजल्स काफी बिग प्रपोजल्स होते हैं. वो जनरली फॉर्मल प्रपोजल्स होते हैं जो कि आप गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं. Like a formal report, a formal proposal involves the use of manuscript format. जितने भी आपके फॉर्मल प्रपोजल्स होते हैं, फॉर्मल रिपोर्ट की तरह वो एक मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्मेट में बनते हैं. मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्मेट का मतलब है कि बुक की तरह लिखे जाते हैं, बहुत ही फॉर्मल तरीके से, बिल्कुल बिगनिंग से लेके एंड तक एक प्रॉपर स्टैंडर्ड में. ठीक है. It may consist of several sections and subsections and can vary from a few pages to hundreds of pages. यहाँ पे आप sections, subsections, headings, पैराग्राफ्स, क्लासिफिकेशन बहुत सिंपल, बहुत स्टैंडर्ड तरीके से करते हैं, और साथ में इनकी जो लेंथ होती है वो कुछ पेजेस से लेके हंड्रेड्स ऑफ पेजेस तक हो सकती है. ठीक है. वो डिपेंड करता है कि आपका प्रपोजल कितना बड़ा है.
एंड द फोर्थ कैटेगरी इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रपोजल। जैसा कि नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है, इंटरनल प्रपोजल वो प्रपोजल होते हैं जो जनरली विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन जो है डिलीवर किए जाते हैं या फिर दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कंपनी के किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉई हैं, आपके दिमाग में एक आइडिया है और आप मैनेजमेंट को अपना आइडिया देना चाहते हैं कि मैं इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं। तो उस सिचुएशन में आप एक इंटरनल प्रपोजल बनाएंगे और वो प्रपोजल आप अपने मैनेजमेंट को सबमिट कर देंगे। It may offer to study a problem, situation, condition, or issue in the company or an organization and may present different options for solving it. आपके पास कोई इनोवेटिव आइडिया है किसी प्रॉब्लम को, सिचुएशन को, कंडीशन को सॉल्व करने का या किसी इशू को सॉल्व करने का, तो आप वो प्रपोजल वहां पे दे सकते हैं। For example, proposing a plan to increase the sales of the company will require preparing an internal proposal. मान लीजिए आपका पहले से कोई सेल्स मैनेजर है, लेकिन आपको लगता है कि आप अपने सेल्स मैनेजर से ज्यादा अच्छी सेल्स करके दिखा सकते हैं। उस सिचुएशन में आप अपना एक प्रपोजल डाल सकते हैं मैनेजमेंट को। इंटरनल प्रपोजल्स आर लेस फॉर्मल एंड एलैबोरेट देन एक्सटर्नल प्रपोजल, क्योंकि इंटरनल प्रपोजल में कोई भी इंट्रोडक्शन या फिर आपको अपने आप को अपने बैकग्राउंड को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। वो पहले से आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। उस सिचुएशन में आपकी जो इंटरनल प्रपोजल्स हैं वो काफी छोटे हो सकते हैं, जहां पे आप केवल प्रॉब्लम स्टेटमेंट और उसके सॉल्यूशन के मेथोडोलॉजी को दे सकते हैं। अब बात करते हैं एक्सटर्नल प्रपोजल की। एक्सटर्नल प्रपोजल्स आर कम्युनिकेटेड टू पीपल आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन। जब आप एक आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, अपने ऑर्गेनाइजेशन से बाहर के लोगों को आप अपना कोई प्रपोजल देते हैं, तो वो कहलाता है आपका एक्सटर्नल प्रपोजल। एन एक्सटर्नल प्रपोजल मे ऑफर अ प्लान टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और अ सिचुएशन ऑफ अनदर ऑर्गेनाइजेशन एंड गिव एप्रोप्रिएट सजेशंस एंड रिकमेंडेशंस। अगर आप किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी रिकमेंडेशन दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, या फिर आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ऑफर दे रहे हैं, तो वो आपका एक्सटर्नल प्रपोजल कहलाता है। External proposals are more formal, detailed and elaborate than internal proposal. External proposals जो होते हैं वो ज्यादा फॉर्मल होते हैं, ज्यादा डिटेल्ड होते हैं और ज्यादा elaborate होते हैं। ठीक है, अगर आप देखें तो हमने 4 तरह के जो डिफरेंट टाइप के आपके प्रपोजल्स पढ़े हैं, वो यहाँ पे आपको शॉर्ट में दिखाए गए हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्निकल प्रपोजल। टेक्निकल प्रपोजल्स, whether they are sales proposal or research proposals, are a persuasive blend of information, organization and reason. जनरली आपके टेक्निकल प्रपोजल्स में इंफॉर्मेशन का, ऑर्गेनाइजेशन का और रीजनिंग का एक परफेक्ट ब्लेंड होता है, जो कि फुल्ली परसुएसिव होता है सामने वाले व्यक्ति को परसुएड करने के लिए। ठीक है, मतलब इस बात का क्या है? इस बात का मतलब ये है कि आपकी इंफॉर्मेशन और उस इंफॉर्मेशन का ऑर्गेनाइजेशन पूरे बढ़िया तरीके से होना चाहिए और साथ में उस इंफॉर्मेशन के साथ एक रीजनिंग भी होनी चाहिए, एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी होना चाहिए। एसेंशियल टेक्निकल प्रपोजल्स शुड, यहाँ पे अब आपके टेक्निकल प्रपोजल्स के लिए आपको एसेंशियल क्वालिटीज या एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक उनमें क्या होनी चाहिए, वो यहाँ पे आपको कुछ दे रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेमोन्स्ट्रेट टू एप्रोप्रिएट डिसीजंस मेकर दैट देयर नीड वुड बी मैट विद, यानी आपको वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करना है कि आपके जो डिसीजन मेकर्स हैं उनकी नीड प्रॉपर तरीके से वहाँ पे मीट की जाएगी, उनकी नीड को प्रॉपर तरीके से ध्यान रखा जाएगा। बी मोर क्रिएटिव देन अदर फॉर्म्स ऑफ प्रोफेशनल राइटिंग, यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्रिएटिव होने की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप सामने वाले व्यक्ति को एक एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं। अगर उस ऑफर को एक्सेप्ट करवाना है तो आपको क्रिएटिव होना वहाँ पे बहुत जरूरी है। परमिट इनफॉर्मेलिटी एंड पर्सनल अप्रोच इन स्टाइल टू सम एक्सटेंट, यहाँ पे कुछ हद तक आपको एक इनफॉर्मल वे या इनफॉर्मल तरीका अपनाना पड़ सकता है और कुछ केसेस में आपको एक पर्सनल अप्रोच भी आपके स्टाइल में लानी पड़ सकती है, जिससे कि आप टेक्निकल प्रपोजल को थोड़ा सा और क्रिएटिव या फिर एंटरटेनिंग बना सकें। कीप इन व्यू ऑफ कस्टमर्स कन्वीनियंस, फाइनेंशियल गेन एंड प्रेस्टीज, हमेशा याद रखिए दूसरे व्यक्ति के इंटरेस्ट के बारे में सोचिए, कस्टमर की कन्वीनियंस के बारे में सोचिए, फाइनेंशियल गेन के बारे में सोचिए, उसकी प्रेस्टीज के बारे में सोचिए, तभी आपका प्रपोजल जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है। लुक नीट एंड अट्रैक्टिव, जो आपका प्रपोजल है वो बहुत ज्यादा क्लटर्ड ना हो, बहुत ज्यादा डेंस ना हो, वो नीट और अट्रैक्टिव लगे, तभी सामने वाला उसको पढ़ने के लिए मोटिवेट होगा। इंक्लूड समरी, बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम, मेथोडोलॉजी एंड कॉस्ट एस्टिमेशन। आपका जो भी प्रपोजल है उसके अंदर बैकग्राउंड दीजिए, उसकी समरी दीजिए, ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन दीजिए, उसका प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन दीजिए, उसकी आप क्या मेथोडोलॉजी अप्लाई करने वाले हैं उसके बारे में बताइए और आपका जो कॉस्ट एस्टिमेशन है उसके बारे में जरूर बताइए। Anticipate any possible reasons for rejection and provide suggestions for overcoming them.
अगर आपको ऐसा लगता है, पहले से आपको इसको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका प्रपोजल जो है वो रिजेक्ट हो सकता है, तो उन रीजंस को थोड़ा सा एनालाइज कीजिए और वो जो रीजंस हैं उन रीजंस के लिए पहले से आप सजेशंस जो है वो इंक्लूड कीजिए, उनको प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कीजिए अपने प्रपोजल में। फॉलो मेटिकुलसली द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सॉलिसिटर। जो भी आपका सॉलिसिटर है उसकी रिक्वायरमेंट को पूरी तरीके से फॉलो करने की कोशिश कीजिए। कंटेन सर्टेन और ऑल एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द पर्पस, यूजफुलनेस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द रेसिपिएंट्स लैंग्वेज। आपके जो प्रपोजल है उसके अंदर सारी जो एलिमेंट्स होते हैं आपकी प्रपोजल के स्ट्रक्चर के, वो इंक्लूडेड होने चाहिए। यूज प्लेन, डायरेक्ट एंड अनएम्बिगुअस एक्सप्रेशन। ये टेक्निकल कम्युनिकेशन की पहली रिक्वायरमेंट होती है। आप बिल्कुल अनएम्बिगुअस एक्सप्रेशन वहां पे यूज कीजिए। लैंग्वेज बिल्कुल डायरेक्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए। Like the structure of the report, all proposals have the three main divisions. जैसे आपकी रिपोर्ट होती है बिल्कुल उसी तरीके से आपकी जो स्ट्रक्चर ऑफ टेक्निकल प्रपोजल है उसमें तीन मेजर पार्ट होते हैं। नंबर 1 प्रोफेटरी पार्ट, नंबर 2 बॉडी ऑफ प्रपोजल्स एंड नंबर 3 सप्लीमेंट्री पार्ट। Depending upon the need and existing practice, we may choose the required element from these part of the proposal. आइए उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। हमारी टेक्निकल प्रपोजल की एक स्ट्रक्चर किस तरीके की होती है। तो सबसे पहले प्रोफेटरी पार्ट की बात करते हैं। तो आपके जो प्रोफेटरी पार्ट होते हैं उसमें बेसिकली आपके कुछ स्पेशल एलिमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल टाइटल पेज, आपका एक टाइटल होगा, टेबल ऑफ कंटेंट होगी जिसके अंदर आपने जो भी कुछ लिखा है अपनी रिपोर्ट के अंदर उसका प्रॉपर एक इंडेक्सिंग होगी। लेटर ऑफ ट्रांसमिट, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एक लेटर ऑफ ट्रांसमिटल होगा जिसके लिए आप अपनी जो प्रपोजल है वो इश्यू कर रहे हैं। लिस्ट ऑफ टेबल्स एंड फिगर्स, जो आपको लगता है कि आपकी रिपोर्ट के अंदर आपके प्रपोजल के अंदर जो भी लिस्ट ऑफ टेबल्स या फिगर्स इंपॉर्टेंट है आप उनकी प्रॉपर लिस्टिंग बना के आप यहाँ पे डालते हैं। ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसका एक ड्राफ्ट जो होगा वो भी वहाँ पे अवेलेबल होगा। एग्जीक्यूटिव समरी, आपकी पूरे प्रपोजल की जो एग्जीक्यूटिव समरी है वो एक छोटे से पैराग्राफ में या फिर एक विद इन 1 पेज आप उसको अवेलेबल कराएंगे, जिससे कि उस समरी को पढ़ने के बाद ही आपका जो सॉलिसिटर है या फिर जिसको आपने प्रपोजल भेजा है वो पढ़ के समझ पाए कि आपके इस प्रपोजल में वास्तव में है क्या। अब आता है बॉडी ऑफ प्रपोजल। प्रपोजल की जो बॉडी होती है इसके अंदर आप मेन कंटेंट डालते हैं। फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप उस प्रॉब्लम के ऑब्जेक्टिव और पर्पसेस के बारे में बताएंगे। फिर उसके बाद आप नीड के बारे में बताएंगे कि इस सॉल्यूशन का नीड क्या है, ठीक है, स्कोप क्या है, लिमिटेशन क्या है। फिर आप बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे कि आप यहाँ तक पहुंचे कैसे। देन कम्स द टेक्निकल प्रोसीजर, आप किस तरीके से उसको प्रोसेस करेंगे, किस तरीके से आप उसको फॉलो करेंगे, आपका मेथड क्या है, आपके सोर्सेज क्या है, आपका प्लान ऑफ अटैक क्या है। एंड देन कम्स द मैनेजरियल प्रोसीजर्स, जिसमें आप सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज के बारे में बताएंगे, मैनेजमेंट बताएंगे, अपना पर्सनल क्लासिफिकेशंस या क्वालिफिकेशंस के बारे में आप थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। इक्विपमेंट आपको क्या चाहिए, फैसिलिटीज क्या चाहिए, प्रोडक्ट्स क्या चाहिए, वो सारी चीजें आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड देन फाइनली कम्स द कॉस्ट एस्टिमेशन, आपका इस को पूरे प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने में आपकी कितनी कॉस्ट आएगी। एंड देन फाइनली द कंक्लूजन, ठीक है। तो ये आपकी बॉडी ऑफ प्रपोजल होती है जहां पे आप कंप्लीट मेजर जो आपका कंटेंट होता है वो यहाँ पे डिलीवर करते हैं। एंड देन कम्स योर सप्लीमेंट्री पार्ट्स। सप्लीमेंट्री पार्ट में आपके अपेंडिसेस आ सकते हैं, आपके रेफरेंसेस आ सकते हैं, जहां से भी आपने रेफरेंस लिया है या जो भी आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं। तो इस तरीके से आपकी टेक्निकल प्रपोजल की एक स्ट्रक्चर बन के तैयार होती है जिसमें 3 मेजर पार्ट होते हैं, राइट। अब हम बात करेंगे कि आप अगर एक टेक्निकल प्रपोजल को अच्छे तरीके से लिखना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी राइटिंग स्ट्रेटजीज फॉलो करनी चाहिए। यहाँ पे मैंने पॉइंट्स की फॉर्म में उनको डिस्कस करने की कोशिश की है, तो आइए थोड़ा सा उनको समझते हैं। Apart from using the correct format and structure of the proposal should be readable, attractive and convincing. ये सबसे important characteristic है। आपका proposal readable होना चाहिए, बहुत length नहीं होनी चाहिए उसकी, या फिर वो बहुत ज़्यादा dense नहीं होना चाहिए, बहुत cluttery नहीं होना चाहिए, readable होना चाहिए, attractive होना चाहिए, उसका format बहुत अच्छा बना हो, convincing होना चाहिए, because सामने वाला व्यक्ति अगर convince नहीं होगा तो वो आपको offer नहीं देगा। In order to take any action, the reader should be able to understand the proposal. Language understandable होनी चाहिए। बहुत complicated English या बहुत complicated language अगर आप लिखेंगे तो proposal का purpose ही fulfill नहीं होगा। If a proposal is confusing, complex or too abstract, the reader will not be able to respond it to the positively. So simple and appropriate language should be used. Simple और appropriate language, आप जितना ज़्यादा simple और जितनी appropriate language use कर सकते हैं, आपकी proposal की selection के chances उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
Make the proposal attractive and convincing so that readers can take a positive decision after reading. आपका जो प्रपोजल है वो इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि रीडर्स को पढ़ने के बाद ही एक पॉजिटिव डिसीजन पहले से अपना माइंड मेकअप कर ले, जिससे कि बाद में वो प्रॉपर तरीके से ऑफर आपको दिया जा सके. In order to achieve these objectives, a systematic plan of writing should be followed and strategies of good writing should be adopted. आपकी जो गुड राइटिंग की जो स्ट्रेटजीज है वो आपको अडॉप्ट करनी चाहिए. कौन कौन सी गुड राइटिंग की स्ट्रेटजीज होती हैं? नंबर 1, प्री राइटिंग. Pre-writing of a proposal involves purpose identification, audience analysis, project analysis, scope determination, and analysis of the action desired and data collection. राइटिंग से पहले, प्रपोजल लिखने से पहले आपको काफी सारे काम करने पड़ते हैं. जैसे कि आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि आपका प्रपोजल क्या है. आपको ऑडियंस का एनालिसिस करना है कि जिसको आप प्रपोजल देने जा रहे हैं वो वास्तव में उसका लेवल क्या है. उस लेवल के हिसाब से आप प्रोजेक्ट लिखेंगे या फिर उस लेवल के हिसाब से आप अपना एक प्रपोजल लिखेंगे. उस प्रोजेक्ट का एनालिसिस करना है कि क्या वो जो मैं प्रपोजल दे रहा हूँ, क्या मैं उसको पूरा कर भी पाऊंगा, क्या मैं उसका सॉल्यूशन दे पाऊंगा. स्कोप डिटर्मिनेशन, जो आप सॉल्यूशन दे रहे हैं उसका स्कोप कितना है. और एनालिसिस ऑफ द एक्शन डिजायर्ड, जो भी एक्शन आप करने वाले हैं उसका प्रॉपर एनालिसिस आप करके देखते हैं और जो भी डेटा आपको रिक्वायर्ड है वो डेटा आप पहले से कलेक्ट करके चलते हैं. तो ये स्टेज कहलाती है आपकी प्री राइटिंग स्टेज. ठीक है, प्रपोजल लिखने से पहले जो भी आपको करना होता है. द राइटिंग प्रोसेस शुड बिगिन विद द फॉलोइंग क्वेश्चंस. प्री राइटिंग के अंदर आप ये क्वेश्चंस अपने आप से पूछ सकते हैं. व्हाई इज दिस प्रपोजल बीइंग रिटन. मैं प्रपोजल क्यों लिख रहा हूँ. व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. हु इज द ऑडियंस. Does the proposal involve any project? क्या इस proposal में कोई project involve है? What is the project? वो project है क्या? How much information should be included in the proposal? Information का content कितना होना चाहिए? And what should the reader do? Reader को क्या करना है या क्या करने, ultimately हम उसको call of action हमारा क्या है, right? Once these 5 questions are answered, the writer can collect data related to the proposal. इसके बाद आप अपना data collect कर सकते हैं इन questions से related, and the writer should do the background research, collect relevant information, discuss relevant points with concerned people, make a list of the points that you want to cover, and organize your thoughts to help you write. आपको यहाँ पे अपने पॉइंट को प्रॉपर तरीके से ब्रेनस्टॉर्म करना है अपनी टीम के साथ, जिससे कि आप एक फीजिबल सॉल्यूशन पहुंच पाए. अचानक से जल्दी से प्रपोजल एक्सेप्ट कराने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएंगे. आप अगर प्रपोजल डाल रहे हैं देन मेक श्योर दैट यू आर कैपेबल ऑफ सॉल्विंग इट. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट और द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज राइटिंग. Writing a proposal involves organizing the data that has been collected, outlining what will be presented in the proposal and writing the first draft. अब आपने जो प्री राइटिंग में जो भी डेटा कलेक्ट किया था उस डेटा को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करने का टाइम आ जाता है आपके राइटिंग स्टेज में. The information may be organized as per the structure of the proposal. जो भी इंफॉर्मेशन आपने ऑर्गेनाइज करनी है उसको प्रॉपर स्ट्रक्चर में आप उसको ऑर्गेनाइज कीजिए. A good outline will give the writer clear picture of his or her proposal and help him or her to prepare the first draft. अगर आप एक प्रॉपर आउटलाइन पहले से तैयार कर लेते हैं तो आपको बहुत मदद मिलती है अपने प्रपोजल को लिखने में, उसके फर्स्ट ड्राफ्ट को लिखने में. Then comes the post writing or the third stage. पोस्ट राइटिंग में क्या होता है? Once the first draft has been written, it is ready to be revised, edited and evaluated in order to improve its content, layout and structure. जब आपने पहला ड्राफ्ट लिख लिया है, अब टाइम आ चुका है जब आप अपने ड्राफ्ट को रिवाइज करेंगे, उसको प्रॉपर कंटेंट, उसके लेआउट, उसके स्ट्रक्चर को आप अच्छे तरीके से चेक करेंगे कि क्या वो सही तरीके से लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है. The proposal needs to be edited for the grammatical and lexical accuracy. Grammatical और lexical बोलते हैं वर्ड्स से रिलेटेड, आप appropriate वर्ड्स वहाँ पे यूज करें. तो अगर आपकी grammatical और lexical accuracy वहाँ पे नहीं है तो उसको आपको वहाँ पे improve करना है. The first draft should be evaluated and critically examined to ensure that the proposal can achieve its purpose. First draft जो आपने लिखा है उसको प्रॉपर तरीके से आपको एनालाइज करना है, इवेल्युएट करना है critically, जिससे कि आप उसको improve कर पाएं. And finally, the final draft is prepared. Following are the two samples of technical proposals. अब मैं यहाँ पे आपको 2 samples दिखाने वाला हूँ technical proposals के. एक proposal जो होगा वो general proposal होगा किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और एक रिसर्च प्रपोजल होगा. तो दोनों प्रपोजल से हमें आइडिया लग जाएगा कि प्रपोजल जनरली कैसे लिखे जाते हैं, राइट. ये दोनों प्रपोजल्स जो हैं विद रेफरेंस आपको आपके जो नोट्स हैं जो टेलीग्राम पे अवेलेबल है वहां से आपको मिल जाएंगे, राइट. तो आइए देखते हैं आपके प्रपोजल्स किस तरीके के दिखते हैं. सो ये आपका पहला टेक्निकल प्रपोजल है. टेक्निकल प्रपोजल
मल्टी मॉडल जिम्नेशियम, यहाँ पे बेसिकली आप प्रपोज कर रहे हैं, यहाँ पे आप प्रोजेक्ट प्रपोजल फॉर सेटिंग अप ऑफ मल्टी मॉडल जिम्नेशियम इन DLW, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने एक लेटर लिखा हुआ है, राइट। ये लेटर लिखने के बाद आप यहाँ पे अपने प्रपोजल को शुरुआत करते हैं। आपका टाइटल है प्रोजेक्ट प्रपोजल ऑन सेटिंग अप ऑफ मल्टी मॉडल जिम्नेशियम सबमिटेड टू चेयरमैन DLW। टाइटल के बाद आप आते हैं बेसिकली अपने जो डिटेल वाला पेज है, यहाँ पे आप फुल डिटेल्स देते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। ये बेसिकली एक समरी है। इस समरी में आप बताते हैं कि प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है, डेजिग्नेटेड प्रपोज्ड ऑफिसर कौन है, और आपको यहाँ पे कितना टाइम लग सकता है इस प्रपोजल को कंप्लीट करने में, कितनी कॉस्ट आ सकती है। ये समरी बेसिकली इस प्रपोजल का एक ओवरऑल व्यू प्रेजेंट करती है, ठीक है। इसके बाद आप एग्जीक्यूटिव समरी पे आते हैं। प्रपोजल की समरी आप थोड़ी सी यहाँ पे बनाते हैं। Then comes your technical details of the project। आपके प्रोजेक्ट की टेक्निकल डिटेल्स क्या क्या है। Then you come to the background। बैकग्राउंड क्या है, उस जो आप प्रपोजल देना चाह रहे हैं उस प्रपोजल का बैकग्राउंड क्या है वो आप यहाँ पे देंगे। Then comes the statement of the problem। आपकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको आप डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे डायग्राम्स के माध्यम से या फिर चार्ट्स के माध्यम से ऑब्जेक्टिव बताएंगे आप अपना। एंड देन फाइनली यू कम टू द वर्क प्लान, कि आपका वर्क प्लान क्या है, कितने फेजेस में आप अपना काम करेंगे, कैसे आप काम करेंगे, कौन से इक्विपमेंट आपको रिक्वायर्ड है, राइट। वो सारी चीजें आप यहाँ पे मैथोडोलॉजी डिस्कस करेंगे, कितने कितने दिन में आपका कौन कौन सा काम यहाँ पे कंप्लीट हो पाएगा। बजट एस्टिमेशन के बारे में आप डिस्कशन करेंगे, और इन सब डिस्कशंस को करने के बाद फाइनली यू विल रीच द कंक्लूजन और एंड ऑफ द प्रपोजल। इसी तरीके से हम बात करते हैं एक रिसर्च प्रपोजल की। ये एक रिसर्च प्रपोजल है जिसका टाइटल है व्हाट सेक्टर्स कैन बी द इंजन ऑफ ग्रोथ एंड एनालिसिस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। अब इसमें सबसे पहले आपने अपना एक इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोडक्शन देने के बाद आप स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फिर आप लिटरेचर रिव्यू के बारे में डिस्कशन करते हैं कि आपने कौन कौन से बुक्स या रेफरेंसेस को आपने यहाँ पे रेफर किया है। देन यू कम टू द रिसर्च क्वेश्चंस। आखिर रिसर्च के क्वेश्चंस क्या हैं। प्रपोज्ड रिसर्च मेथोडोलॉजी, आप कौन सी रिसर्च मेथोडोलॉजी यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। डेटा एंड वेरिएबल्स क्या हैं। डेटा फॉर द इंजन ऑफ ग्रोथ एनालिसिस, ये मेथोडोलॉजी का ही पार्ट है बेसिकली आपका। implications क्या है, एंड देन फाइनली यू विल रीच टू द रेफरेंसेस। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपके दो तरीके के टेक्निकल प्रपोजल्स मैंने यहाँ पे आपको दिखाए। आप जो भी प्रपोजल क्रिएट करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप अपने प्रपोजल को क्रिएट कर सकते हैं। जो भी आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है या जिस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में आप अप्लाई कर रहे हैं वहां पे आप अपने प्रपोजल को लिख सकते हैं। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि टेक्निकल प्रपोजल को लिखने का तरीका क्या होता है, टेक्निकल प्रपोजल क्या होता है, कितने तरह के टेक्निकल प्रपोजल्स होते हैं। सो वी डिस्कस्ड अबाउट ऑल ऑफ देम। So that's all for today's lecture, my dear students। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या फिर अगर आपकी ये लेक्चर्स आपकी हेल्प कर रहे हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। अगर कोई भी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछना चाहते हैं या कोई भी डाउट है आपको किसी भी कंटेंट से रिलेटेड, तो आप अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझ तक पहुंच सकते हैं या फिर व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से आप वो क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। So thanks for watching, my dear students. That's all for today. See you in the next lecture.